हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। क्या है हमारा टॉपिक? कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। ठीक है गाइस, तो इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो किन्ने प्रभावित किया था? तो पहला है 1898 की इटली अबिसिनिया युद्ध ने, या चीन के बक्सर आंदोलन ने, या आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, या रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो किससे गांधी जी ने प्रभावित किया था गाइस? तो इन सभी ने। क्या? इन सभी ने ही गांधी जी को प्रभावित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। ठीक है गाइस। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, इसमें इटली को औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। फिर 1899 से 1901 में के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव गांधी जी पर पड़ा था। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। ठीक है गाइस, तो जो ये सारे युद्ध वगैरह जो घटनाएं हुई थी, इनसे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, तो उनके आंदोलन की पद्धति क्या थी गाइस? तो उनके आंदोलनों की पद्धति राजा वामपंथी आंदोलन। कैसा? राजा वामपंथी आंदोलन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ था? तो वह कारण क्या था गाइस? तो वह कारण था स्वदेशी आंदोलन। क्या था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है गाइस, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कैसे थे? तो वो शहरी क्षेत्रों से थे। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से। ठीक है। उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादा भाई यथा जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। क्या रखते थे? आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। जो जनसाधारण के लोग थे उनसे इनका कोई संपर्क नहीं होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? क्या किया था? स्वशासन देने पर बल दिया था गाइस। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इनमें से वह कौन है जो उग्रपंथी नहीं था गाइस? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो इनमें से वह कौन है जो
उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, तो वो हैं गाइस गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? तो इनमें से वह कौन है जो उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे गाइस? तो वो हैं जी.के. गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये आरोप किसने लगाया था गाइस? तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। पहले बाल गंगाधर तिलक, दूसरे लाला लाजपत राय, तीसरे बिपिन चंद्र पाल और चौथे थे अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। और उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो वो लगाया था गाइस वी.जी. तिलक ने। किसने लगाया था? वी.जी. तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो वो कब समाप्त हो गई थी गाइस? तो वो हुई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, कांग्रेस नेतृत्व के आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं के उदारवादी नेताओं की राजनीतिक इच्छावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो किसने कहा था? वेंगिंग इंस्टीट्यूट। तो वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक है गाइस, आगे बढ़। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो वो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था गाइस? तो वो आया था 1906 के बाद। कब आया था? 1906 के बाद। ठीक है गाइस, आगे बढ़। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं के स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इनमें से वह नेता कौन है जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो वो हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? तो इनमें से कौन उग्रवादी हैं? तो इनमें से उग्रवादी हैं बिपिन चंद्र पाल। कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है गाइस, और बाकी के जो 2 हैं वो नरम पंथ से हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इनमें से वह कौन है जिसे नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक को नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है क्योंकि ये गरम दली से संबंधित है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। कैसे? शेरे पंजाब। ठीक है गाइस, आगे बढ़।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो इनमें से वह कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़े थे गाइस? तो वो है लाला लाजपत राय। ये उदारवादियों से नहीं जुड़े थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था गाइस? तो उन्होंने माना था मैजनी को। किसको? मैजनी को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वो कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। निम्न में से कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? तो इनमें से वह कौन है जो मध्यम वर्गीय नहीं था? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर मध्यम वर्गीय नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो इनमें से वह कौन है जो स्वदेशी के समर्थक थे? तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से वह कौन है जो भारतीय अशांति के रूप में जाने जाते हैं? तो वो हैं लोकमान्य तिलक। कौन? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था गाइस? तो उन्होंने ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वी सिरोल ने कि तिलक जो हैं वो भारतीय अशांति के जनक हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो इनमें से वह कौन है जिसे भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो वो है बीजी तिलक। तो बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है? कैसे? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी एक दिलचस्पी है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैक्स मूलर ने। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। क्या कहा था? कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, या उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, या सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसमें से इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्या होगा इसका आंसर? ई। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के कारण तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किसे दी गई थी गाइस? तो वो दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की। कितने की? 6 वर्ष की। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो कौन सा निरूपित करता है? तो पहला है, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, या फिर सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना, या देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, या सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बालात राज परिवर्तन संगठित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजी की न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलनों, भाषण देने, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल
आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज्य का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज्य का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका क्या कारण था कि भारतीय उग्रवादी उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे? तो इसका कारण था कि उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। क्या? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कारण ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे तो वो सांप्रदायिकतावादी थे, तो उसका कारण था उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो ये इसका क्या कारण है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो ए है वो गलत है परंतु इसका आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। इसका कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये किसने किया था गाइस? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो उठाई थी शौकत अली ने। किसने? शौकत अली ने। ठीक है गाइस, आगे जो ये नरम और गरम दल का जो टॉपिक था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्या होगा? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तब तक के लिए गुड बाय।